हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीरीज। यहाँ पर सारे चैप्टर्स के 1 से लेकर 6 तक पहली बुक का 12th क्लास का निचोड़ किया जाएगा। आज सारे के सारे फॉर्मूले आपको दे दिए जाएंगे, पहली बुक तुम्हारी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उनकी एक सीरीज बनाई जा रही है जो हमारे 1 से लेकर 6 चैप्टर तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में क्या फॉर्मूला होते हैं और कैसे हम उनको करते हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में हमें क्या करना है, यहां पर क्या फॉर्मूला होते हैं, कैसे हम क्या चीज समझते हैं, ये बात समझते हैं। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। पहले हमें क्या है, रिलेशन। रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? रिलेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं, टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? अब रिलेशन बेटा तुम सब जानते हो, रिलेशन किसको कहते हैं? रिश्तेदारी को कहते हैं। जैसे माँ का पिता से रिलेशन और माँ का बेटे से रिलेशन। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से रिलेशन, सभी लोग जानते हैं, वो तो रिलेशन सभी लोग जानते ही होंगे। तो वो रिलेशन मतलब सारे रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सभी सारे संबंध, मतलब सारी चीजों का मतलब जो कोई भी रिलेशन बनना है, कोई भी कैसा भी हमारा रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में। लेकिन वहां यहाँ पर चर्चा उन संबंधों के बारे में नहीं की जाएगी। यहाँ पर रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर पहला होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव होता है पहला हमारे पास, ठीक है। सेकंड वन होता है हमारे पास सिमेट्रिक। असिमेट्रिक क्या होता है? और थर्ड वन होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। अब हम इनके बारे में समझेंगे क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। हम कैसे सारी चीजों को समझेंगे, पहले हम इसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को कहां से लिया गया है? वर्ड ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वर्ड से लिया गया है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं शीशे के सामने और हमें को अपना मतलब हम खुद को देख पा रहे हैं शीशे में, क्या है वो? रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी क्या है वहां पर दिख रही है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर भी यही होगा कि अगर कोई फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन, अगर ए फंक्शन है तो उसका आंसर ए ही आ जाए, लौटकर सेम चीजें आ जाए। अब वो हमारे रिलेशन से क्या होनी चाहिए? रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए। बिलोंग का मतलब क्या होता है कि उस चीज में होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन एक कंडीशन से नहीं कह सकते हम, इसमें कम से कम 2 कंडीशन तो हम देखेंगे। मतलब कहने का क्या होता है रिफ्लेक्सिव का, कि सेम सेम टर्म का आना हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब आते हैं बात सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में हमारे पास अगर ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, अगर ए कोमा बी हमारा रिलेशन में है और बी कोमा ए अगर हमारा रिलेशन में आ जाए, उसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब उल्टा आ जाए कि बी कोमा ए भी हमारा रिलेशन में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर हमारा ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन में है और बी कोमा सी अगर हमारा रिलेशन में, देखो बी से छोड़ा, बी से स्टार्ट किया, अगर बी कॉमा सी हमारा रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी हमारा कहां पर होना चाहिए? ए कॉमा सी, बी को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, तो ए कॉमा सी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। ये है हमारा इन तीनों का मतलब। अब देखो तीनों को एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। मान लो उसने कह दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब हमें मानना है इनकी वैल्यूओं को। कैसे? देखो, अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं, एफ एक्स को हम नॉर्मली बाई कहते हैं, एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली बाई भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर मैं जीरो रखता हूं, अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रखता हूं, अगर मैंने जीरो रखा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। भाई अगर मैंने एक्स बराबर जीरो रखा तो बाई बराबर जीरो का स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई ना? आ गई। तो अगर मैंने जीरो रखा है तो जीरो आ गई। अगर मानो मैंने यहाँ पे वन रखा तो क्या आएगा लौट कर मेरे पास? दोबारा से वन आ जाएगा। लेकिन जब अगर मैंने टू रखा तो आंसर कितना आया? फोर आ गया। अगर मैंने थ्री रखा कितना आ गया? नाइन आ गया।
ऐसे करके हमारे इसके क्या बन गए, बहुत सारे रिलेशन बन गए। लेकिन बहुत सारे बन जाएंगे, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा, बहुत सारे रिलेशन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हमें तो इन्हीं से काम कर लेना है, इन्हीं से बता देना है कि क्या क्या है। अब देखो सेम सेम चीज आ रही है। और एक और चीज का ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव में हम 0,0 को कम प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज्यादा कम। तो हम देखेंगे कि 1,1 अगर हमारे रिलेशन में है, भाई 1,1 हमारे रिलेशन में है, लेकिन 2,2 हमारे रिलेशन में नहीं है, ये हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, नो रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके अलावा सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे हमने मानो 2,4 हमने रिलेशन में ले लिया, 2,4, क्या मैं अगर यहाँ पे 4 रखता हूं तो 4,2 भी रिलेशन में होगा? क्या मैं 4 रखूंगा अगर x की जगह पे तो आंसर 2 आ सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। यही तो हमें पहचानना है कि क्या उसका उल्टा यहाँ पर आ पा रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में देखो जैसे हमने ले लिया 2,4, 2,4 ले लिया, ये रिलेशन में है, ठीक है। और मैंने क्या किया, 4,16, 4 लिया तो 16 आ गया, ये भी रिलेशन में। बट अगर मैं यहाँ पर 4 को एलिमिनेट कर दूं, 2,16 आ सकता है? 2 का स्क्वायर कभी 16 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप तुमको पहली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा पहली एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ था। यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पढ़ना था, तो वो मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। एक और होता है यहाँ पर, एक और होता है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जिसके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा काम आता है वो। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमारे पास एक ऐसा रिलेशन जो तीनों को अप्लाई कर रहा हो, जिसमें तीनों के तीनों यस आ रहे हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आई होप 1.1 आप लोगों की सभी की क्लियर होगी। अगर किसी की भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके एनएसएम क्लासेस पर आप बता सकते हैं, मैं वहां पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज की 1.1 मैंने आप लोगों को करा दी है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि तुम्हें फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहे। अब करेंगे हम फंक्शंस के बारे में बात। फंक्शंस क्या होते हैं? अब देखो रिलेशन हमने बना लिए, रिलेशन के बारे में हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। बस पहले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन और फंक्शन के बारे में ही बताया गया है, और यहीं तक हमारे सिलेबस में भी आ रहा है, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। यहां पर आ जाती है हमारे पास 1.2। फंक्शन क्या होते हैं? देखो फंक्शन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, होते तो 3 टाइप्स के हैं, लेकिन हम फिलहाल 2 टाइप के पढ़ते हैं। फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास 1,1, एक क्या होता है 1,1, और एक होता है हमारे पास ऑन टू, एक होता है हमारे पास ऑन टू। अब 1,1 और ऑन टू को हमारा दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको दूसरे नाम सर्जेक्टिव के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। और इसका नाम दूसरा क्या होता है, बाई वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव, सॉरी गलत हो गया, इसको हम इंजेक्टिव के नाम से पहचानते हैं। 1,1 को हम किससे पहचानते हैं? इंजेक्टिव के नाम से पहचानेंगे, और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव के नाम से पहचानेंगे। इसके अलावा हमारा एक जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो एक और रिलेशन, एक और फंक्शन होता है, वो क्या होता है, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो 1,1 और ऑन टू दोनों को अप्लाई कर दे वो हमारा बाइजेक्टिव हो जाता है। जैसे उसमें इक्विवेलेंस में दोनों उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1,1 और ऑन टू हो जाता था, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव उसमें आ जाते थे तो वो इक्विवेलेंस हो जाता है। यहाँ पर 1,1 और ऑन टू आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब इनके बारे में समझते हैं क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, नहीं पहले तो हम ये देख लेते हैं किससे होते हैं। देखो अगर इक्वल इमेज, अगर हमारे मानो यहां पर यूनिक इमेज दे दी किसी ने, यूनिक इमेज दे रहा है एक फंक्शन, कोई भी यूनिक इमेज, तो वो हमारा क्या होगा, 1,1 हो जाएगा। अगर यहां पर यूनिक इमेज देता है तो 1,1 हो जाएगा। यूनिक मतलब 1 इमेज देगा, केवल एक फंक्शन एक इमेज देगा। और सर्जेक्टिव क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास नंबर ऑफ कोडोमेन होती हैं, नंबर ऑफ, यानी लिख रहे थोड़ा ज्यादा उधर जा रहा है, यहां लिखेंगे
नंबर ऑफ कोडोमेन बराबर रेंज, ये कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तो हमारे पास क्या होता है, वो सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू होता है। अब देखो बात कहां आती है कि नंबर ऑफ कोडोमेन और रेंज क्या होती है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा रखा है, वहां पर एनएसएम क्लासेस पे जाकर एक्सरसाइज 1.2 को सर्च करना और वहां पर तुम्हें 1.1 और 1.2 के बारे में और खुल के बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज चल रही है, इसलिए तुमको बस डीपली नहीं, मतलब तुमको इतना बताया जा रहा है जिससे तुम क्वेश्चन को क्रैक आउट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका भी, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर, अभी वाला ले लिया एक्स स्क्वायर, यहां पर हमने ले लिया कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं कि सर्कल डायग्राम बनाते हैं। दो सर्कल डायग्राम बना लिए हमने, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर रेंज और वो रखेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ 0 रखा, आंसर कितना आया, 0 आया। भाई एक ही इमेज बनी है, ऐसा तो नहीं 0 रखा तो 1 भी आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। 0 रखूंगा 2 आ सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 0 रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब मानो मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, मान लो 2 रखा तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये इधर वाला पार्ट कोडोमेन होता है, इधर वाला रेंज होता है। जितनी कोडोमेन है 1 2 3 4, उतनी अगर रेंज आ रही है तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑन टू तो होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कोडोमेन बराबर नंबर ऑफ रेंज हमें दे रखी है। इसके अलावा ये यूनिक इमेज भी दे रहा है, मतलब एक फंक्शन एक ही इमेज दे रहा है, तो ये 1 1 भी होगा। तो ये हमारा इसका फंक्शन का यहाँ पर रोल था। सॉरी बच्चों, आज तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे सारे डाउट्स पहली बुक के, एनसीईआरटी की पहली बुक तुम्हारी बिल्कुल एकदम क्लियर इसी निचोड़ से हो जाए। तो ध्यान से देखते रहना आप सभी लोग। यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 1 on 2 मतलब चैप्टर नंबर 1 को, रिलेशन फंक्शन को बिल्कुल पूरा क्लियरली क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में जो है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, लेकिन हमें याद लिमिटेड रखनी है। टेंशन मत लेना, सारी चीजें तुम्हें समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमको। सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले भाई यूजफुल हैं, वो हमारे सेकंड चैप्टर में, वहीं से हम 7 चैप्टर के फॉर्मूले बना सकते हैं। ध्यान रखना, अगर सेकंड चैप्टर ढंग से आता है तो 7 चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। यहां पर हम चलेंगे अब चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर 2 है हमारे पास, क्या है चैप्टर 2, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो क्या होता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या आते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। 2.1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें बस 2 लाइनों का याद रखना है। एक लाइन तो हमें ये याद रखनी है, पहली लाइन हमें क्या नोट करके डाल लेना। पहली लाइन हमको याद करनी है कि अगर कॉस, कॉट और सेक में, अगर इन तीनों में, फंक्शन में सेक में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फंक्शन को पाई से घटाते हैं, पाई से घटाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मानो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसने बोला साइन -1/2, इसका आंसर बताओ। और एक जगह ले लिया हमने कॉस -1/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं इस लाइन का ध्यान रखूंगा, कॉस कॉट और सेक में आता है तो हम पाई से घटाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पाई से घटा लेंगे। अब ये देखेंगे कौन से में आता है, साइन 1/2 कहां पर आता है, 30 डिग्री में, और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/6 बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, π/6। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, खेल खत्म हो गया। यहाँ पर देखो पाई से घटा रहे हैं, ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है। तो पाई माइनस π/3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2π/3। ये इसका भी आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल चीज थी, हमें सिर्फ इस लाइन में फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही करना है कि हमें वैल्यू याद करनी है, और वैल्यू याद करने के बाद में वहां पर पुट करना है, बस इतना हमारे 2.1 में काम था। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2.2 के लिए। 2.2 के लिए देखो कुछ इंपोर्टेंट चीजें क्या है हमारे पास, हमें ये याद रखना है कि अगर अगर हमको अगर 1 + x², क्या है क्वेश्चन में, 1 + x² कहीं भी दिखे तो
x की जगह पर तो क्या लिखेंगे, तो x की जगह पर टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। अगर किसी को ये लाइनें समझ में नहीं आ रही हैं तो एनएसएम क्लासेस पर एक्सरसाइज 2.1 को 2.2 को सर्च कर कर आप सारी चीजें ये समझ सकते हैं। मैंने कैसे करा रखा है, कहां पर क्या क्या चीज का यूज होता है, बस मैंने तो यहाँ पर फॉर्मूला सीट के लिए इंपोर्टेंट लाइन्सों को लिखा है, इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हैं एक तरीके से। इनको आप पढ़ोगे पहली बुक का निचोड़ तुम्हारा पूरा हाथ में आ जाएगा, अगर किसी ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा है तो। तीसरी लाइन हमें क्या याद रखनी है कि कॉस अपने अंदर, कॉस अपने फंक्शन में नेगेटिव नहीं रहने देता, ये अपने अंदर कभी नेगेटिव नहीं रहने देता। अगर मानो जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे उसने लिख दिया cos माइनस एक्स, तो ये कभी भी माइनस में नहीं रहने देगा, वो प्लस कर देगा, उसको तुरंत क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये हमारे पास एक और लाइन आ गई। इसके बाद चलते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला पे, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज पर। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नाइन्थ टेंथ क्लास की तरफ चलता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनको भी कर लेते हैं। पहले उनके बारे में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इनके बारे में। तो पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। एक क्या याद रखनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हम दो फॉर्मूला और बना लेते हैं। एक तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस को इधर लेके तो नेगेटिव का हो सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मतलब हमने क्या किया, 1 से 3 फॉर्मूलाज का यहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है सेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 1, ये होता है हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टीज होती है। इससे भी हम दो फॉर्मूला बना सकते हैं, 10 को उधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बराबर टेन इनवर्स एक्स। और एक हमारे पास क्या हो सकता है, 10 को उधर ले जाओ, तो क्या बन सकती है, सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। यहां से हमारे पास ये दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी ज्ञान हो गया। ये सारी चीजें जो है हमारे पास ये 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, यहाँ पर सब पे स्क्वायर है। ये 10th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर होना पीछे से बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने 10th क्लास से स्टार्ट किया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th से आती है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वो सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये हो गया। यहां से भी दो फॉर्मूले बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, 1 को इधर ला सकते हैं, कॉट को उधर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर सॉरी माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, ये इनके सारे फॉर्मूले हो गए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर से ज्यादा फॉर्मूले हमारे पास कहीं भी नहीं है, सबसे ज्यादा फॉर्मूले हमारे पास यहीं आने वाले हैं। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी, फिर बताते हैं हम कुछ और फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, इसमें टेंशन मत लेना, बहुत सारे फॉर्मूले याद तुम्हें करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब देखो अब देखो हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास अगला फॉर्मूला। क्या कह रहा है इनसे, पहला फॉर्मूला है हमारे पास, मान लो साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, दो होते हैं। एक तो क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एक तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, वन नहीं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो फॉर्मूलाज होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, और दो फॉर्मूले बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां साइन 2 थीटा था, देखो साइन 2 थीटा से हम 2 को निकाल रहे हैं, 2 थीटा के मल्टीप्लाई में था तो थीटा के डिवाइड में जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ये सबसे ज्यादा इधर वाले जो फॉर्मूले हैं ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें तुम्हारे बोर्ड में बड़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं।
7th चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें समझना है साइन थीटा का फॉर्मूला हम कैसे बना रहे हैं। ऐसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास क्या हो गए, साइन थीटा के फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद हम देखते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा क्या होता है, देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल लो या एक्स बोल लो, एक ही बात है, लेकिन हम थीटा में चल रहे हैं तो थीटा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे भी हम 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। cos 2 थीटा है, यहां से हम 2 को मल्टीप्लाई में से निकालते हैं। देखो 2 हमें यहां से निकालना है, यहाँ थीटा के डिवाइड में चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो गया। और फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ से बना लिए। इसके बाद और फॉर्मूले होते हैं, फटाफट एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम कराते हैं आगे और बहुत सारे फॉर्मूला है उनके बारे में भी। इसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है टेन टू थीटा, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं 2 को निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा ये और फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो गया हमारे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला। इसके बाद tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो tan 3 थीटा का क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या होता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा 12th के बारे में, ये 11th क्लास के फॉर्मूले थे अभी तक जितने भी चले, लेकिन 10th के 11th के यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है इसलिए लिखाए थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये पाई प्लस tan इनवर्स क्या होता है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स x का एक और होता है cos इनवर्स, क्या होता है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले और होते हैं, एक होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये कहोगे ये तो बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला।
इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये हो गए हमारे पास सारे के सारे जितने फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद एक और है टू टेन इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला है। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस। अब देखो बच्चों कंफ्यूज होने वाला बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का है, ये भी उसका है, लेकिन ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये ज्यादा है, ध्यान रखना। लेकिन अगर बाई चांस ऐसे भी लगा दोगे तो आंसर आप लोगों का सही आएगा। इसके बाद टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले, एक तो साइन की टर्म में, एक कॉस की में और एक टेन की टर्म में। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, फिर करते हैं हम अपना अगला चालू करते हैं। अगला में क्या है हमारे पास, अभी तो इसके और सारे फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी सारी की सारी चीजें तुमको समझाई जाएंगी। ये हमारे पास यहां तक हो गया, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट भी हो गया। अब करते हैं आगे हमारे पास क्या है। अगला है हमारे पास, अगला क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, 0 और 360 डिग्री, मतलब 0 और 2 पाई होता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास 90 डिग्री होता है जिसको हम पाई बाई 2 बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री होता है जिसे हम पाई बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 270 डिग्री होता है जिसको हम 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक ट्रिक दे रखी होती है याद करने के लिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी रूल, टेक कॉपी रूल। यहां से हमें क्या समझ में आता है कि ऑल माने सभी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन लिया गया इस एस से, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब नेगेटिव रहते हैं। टेक से टेन लिया गया, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। इसके बाद सी फॉर कॉस ले लिया, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है। अगर तुम्हें किसी को समझ में नहीं आता है तो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को सर्च करना है, वहां पर सारी चीजें इन डिटेल में लिखी हुई हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 2-3 फॉर्मूले और हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए, इतने ही फॉर्मूले काफी हैं। हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है हमारे पास, पाई बाई 2। अगर दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं, एक जैसे दिखते हैं साइन और कॉस में, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 बाई वो पाई बाई 2 हो जाएगा। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स, नहीं सॉरी कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और एक और इसका लास्ट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये चैप्टर नंबर 2 के ऑल जितने भी सारे के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पर चलते हैं। मैट्रिक्स में कुछ भी इंपोर्टेंट इतना मतलब ज्यादा सरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें फॉर्मूले नहीं होते, फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें बताने की कोशिश करूंगा, टेंशन मत लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 और मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या इंपोर्टेंट होता है ये देख समझते हैं। मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ बिग ब्रैकेट, लाइक मतलब मैट्रिक्स जो होती है ना, मैट्रिक हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इस फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होती है, इस फॉर्म ऑफ बिग ब्रैकेट।
मतलब बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर बनती है, जैसे ये है, इसके अंदर कोई भी चीज है हमारी क्या होगी, ये मैट्रिक होगी। ठीक है, ये बात समझनी है। अब जैसे मानो ये जो होती है हमारे पास ऐसे करके, ये हमारे पास क्या होती हैं, रो होती हैं, और ऐसे करके जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो देखो रो हमारे पास ऐसे करके हैं दोनों के दोनों, और ये हमारे पास कॉलम है। तो अगर मैं इसका वो पूछता हूं कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बता देंगे दो रो है और दो कॉलम है। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक आती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं। तो ये मैट्रिक कौन सी होती है, 1 0 0 1, या फिर 3x3 की अगर दे रखी होगी तो क्या होगी हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है हमेशा। इसके बाद होती है हमारे पास क्या, जीरो मैट्रिक। जीरो मैट्रिक हमारे पास क्या होती है, जीरो मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या हो, पूरी की पूरी जीरो हो, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, वो हमारे पास क्या होती है, जीरो मैट्रिक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक क्या होती है, ये हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको सीख लोगे तो ये समझ लो तुम चैप्टर नंबर 3 को सीख लोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो ध्यान रखेंगे हम। क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं कि पहली जो रो होती है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यहां पर लिखते हैं हम फर्स्ट कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम में, तो पहली रो का सेकंड कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमें ध्यान रखना है। और यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू फर्स्ट क्या लिखेंगे, कॉलम, फिर इसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। तो हमें यही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। थोड़ा सा और बताना है इसके बारे में, ज्यादा खास नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ही बताना है जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और इसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हटाकर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें होती हैं वहां बता देंगे। फिर उसके बाद में अगर अभी भी किसी पे मैट्रिक चैप्टर नहीं आ रहा है तो एनएसएम क्लासेस पे जाकर आप सभी लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ सकते हो, वहां पर मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक से क्वेश्चन बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि अगर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश करते हैं और लौट कर वो a बन जाता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश करेंगे तो हमारा वो a बन जाता है तो सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए याद रखना है कि अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स को लिया a माइनस ए डैश किया और लौट कर वो फिर से a आ जाए तो वो भी हमारा क्या होगा, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ये हमारे पास मैट्रिक के बारे में यहां तक क्लियर हो गया है, ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 में क्या है हमारे पास, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। देखो अगर कोई भी हमारे पास ये बोल दे कि डिटरमिनेंट्स मतलब फाइंड मोड, अगर ये बोले कि मोड फाइंड करना है, या फिर ऐसे बना के दे दे कि ये फाइंड करना है, या फिर हमको इवेल्यूट लिख के दे दे, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सिखा देते हैं। तो ए में जैसे ए मानो डिटरमिनेंट हमारे पास 2 3 5 6 दे रखा है, और ध्यान रखना जो मैट्रिक्स होती है वो तो हमारी बड़े कॉलम में होती है, और ये जो डिटरमिनेंट होते हैं वो हमारे पास ऐसे करके दो मोड के बीच में होते हैं। हम क्या करते हैं इसमें
6 2 जा 12, 5 3 जा 15। तो आंसर कितना आ गया -3। हमारा क्वेश्चन खत्म। हमें अगर कोई भी ये कहे फाइंड मॉड मॉड करो या डिटर्मिनेंट फाइंड करो या फिर ए मॉड फाइंड करो या वैल्यू को फाइंड करो, तो ये सारी चीजों का फंक्शन यही होता है कि यही करना है हमको। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब करते हैं हम एडजेसेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। अगला आता है मेरे पास एडजेसेंट। एडजेसेंट कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं एडजेसेंट को। हम क्या करते हैं, कोफैक्टर को अरेंज कर कर, कोफैक्टर अरेंजमेंट करके, अरेंजमेंट को नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में लिख देते हैं। नंबर ऑफ रो जो है वो किस में लिख जाएंगी, नंबर ऑफ, बराबर नहीं, नंबर ऑफ को हम नंबर ऑफ कॉलम में लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेसेंट का तरीका आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैप्टर नंबर 4 सर्च करना है आपको एनएसएम क्लासेस पर, वहां पर सारी चीजें इन क्लियर तुम्हें सब दिख जाएंगी। आज तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझको, खांसी वगैरह हो रही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताना, मैं तुम लोगों को अच्छे से और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ए इनवर्स निकलवाने के लिए था 8 नंबर में। तो 1/, इसको कैसे निकालते हैं, 1/ mod ए और इनटू में एडजॉइंट ए। अगर हम पे ये सारी चीजें आती हैं तो हम ए इनवर्स को चुटकियों में निकाल सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 मार्क्स में आता है, तो इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना है। ए इनवर्स वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ए इनवर्स आई होप जहां तक मेरा मानना है 4.4 एक्सरसाइज में दे रखा है। आप सभी लोगों को 4.4 को ओपन करना है एनएसएम क्लासेस पर, और वहां पर सारी चीजों को इन क्लियर तुम्हें ए इनवर्स निकालना सीखना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक में वहां पर समझा रखा है, और 8 नंबर का सवाल है इसलिए हमें जरूर करके देखनी है। इसके बाद आता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये तो हमारे लिए अवतार है, ये समझ लो। अगर कहीं ये लिखा आ गया यूजिंग मैट्रिक मेथड, तो यूजिंग मैट्रिक मेथड की बात आ जाए तो ये भी हमारा 5 नंबर्स में आता है। ये भी सॉरी बेटा, ये मैं यूपी बोर्ड का बता दिया, सीबीएसई में 5 मार्क्स का ही आता है। तो 5 नंबर की सवाल का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूजिंग मैथमेटिक मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। अगर ये भी तुम पे टॉपिक नहीं आता है तो एक्सरसाइज 4.5 पर जाना है आप लोग सभी लोगों को, एनएसएम क्लासेस को सर्च करना है, और वहां पर मैंने खुलकर इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें समझा रखा है। इन 2 टॉपिक्स को स्किप मत करना, 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं बोर्ड के लिए। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सभी एनएसएम क्लासेस को खोलकर आपको इन इनवर्स और मैट्रिक्स मेथड को जरूर समझना है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। क्या करना है तुम सभी लोगों को, एनएसएम क्लासेस पे जाकर 4.5 एक्सरसाइज को, 4.6 एक्सरसाइज को, 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां तक हमारे पास चैप्टर नंबर 4 तक का सारा हमारे पास डिटेल आ चुकी है, सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में बता चुका हूं। अब करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 17 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, लेकिन बेटा वहां पर उसको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, फॉर्मूले से बेस्ट है कि तुम्हें वो चैप्टर ही पढ़ना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुमने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है जरूर। कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी अब क्या होती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव भी कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब देखो क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव को हम, डेरिवेटिव के कितने फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर 17 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। देखो डी अपॉन डी एक्स से हम पहचानते हैं किसी का अगर डी अपॉन डी एक्स आता है तो वो हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला होता है।
जैसे एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं, यहाँ पर x की पावर 8 है तो हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लाएंगे और एक पावर को घटा देंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, अब मैं देखो सबके सामने d अपॉन dx नहीं लिखूंगा, उसको तुम्हें खुद लिखना है। e की पावर x, e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, log x, log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। इसके बाद a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log e a। ये हमारे फॉर्मूला चल रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का क्या होता है, c का 0 होता है। इसके बाद साइन x, साइन x का क्या होता है हमारे पास, cos x होता है। इसके बाद आते हैं हम सातवें फॉर्मूला पर, cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x होता है। इसके बाद टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये सारे x हैं, तुम्हें n लग रहे होंगे, लेकिन ये बेटा मेरे x है। n सिर्फ पहले फॉर्मूले में और कहीं भी नहीं तुम्हें दिखेगी। ठीक है, नाइन्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेन के बाद cot, cot x का क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x। इसके बाद cot के बाद sec x, sec x का क्या होता है, sec x tan x। ये बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले अगर हमारे पास हमारे हथियार नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा फिफ्थ चैप्टर को तो सभी लोग करना ही करना। 11वें का हमारे पास क्या होता है, cosec x होता है, क्या होता है, माइनस के cot x और cosec x, ये होता है हमारे पास। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, cot sec cosec, और इसके बाद आता है हमारे पास साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास 13 फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x बराबर माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फटाफट से बेटा अगर ये आपने नहीं किया है तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर वाले हिस्से को मिटाकर और फॉर्मूला लिखना वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर्मूले की बहुत बड़ी शीट है, उसको मुझे कंप्लीट कराना है। तो हमारे पास देखो यहां तक 13 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर 14 हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कोट इनवर्स एक्स, क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद होता है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें समझने के लिए है, साइन का पता है तो कॉस का माइनस लगाना है, टेन का पता है तो कॉट में माइनस लगाना है, सेक का पता है तो कोसेक में माइनस लगाना है, इतना हमको याद रखना है बस। इसके बाद हमारे पास बाई का आता है, बाई का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। 19वां एक्स, एक्स का क्या होता है, 1 होता है, और लास्ट वन हमारे पास 1 अपॉन एक्स, क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं कि स्क्रीनशॉट में क्लिक करके रखने हैं। उसके बाद में दो फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, एक मल्टीप्लाई रूल और एक डिवाइड रूल, बस। उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर के सारे फॉर्मूला फिनिश हो जाएंगे। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब देखो आगे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल और सीखना है बस। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज पर चलेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई रूल को हम चेन रूल भी कहते हैं, बहुत सी जगह पर उसका नाम दूसरा चेन रूल होता है, घबराना नहीं है। यहाँ पर पहला ऐसे ही रखना है, डी अपॉन डी एक्स का करना है सेकंड का, फिर सेकंड ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स का करना है हमको फर्स्ट का करना है। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई का। डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, और माइनस फर्स्ट ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स का करेंगे सेकंड का। ये सारे के सारे हमारे पास फॉर्मूला हो गए चैप्टर नंबर 5 के। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा एक 6 चैप्टर के बारे में और फॉर्मूला शीट रह गई है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका लेते हैं, फिर करते हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या है हमारे पास उसके बारे में भी समझ लेते हैं।
अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहली एक्सरसाइज में यहाँ पर रेट ऑफ चेंज का मतलब वहां पर क्या कराएगा, तुमको रेट ऑफ चेंज कराएगा, लिख के देगा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी चीज का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, हमें अपने फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना है बस। अब इसमें एरिया की बात आएंगी, तो एरिया के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इनके बारे में ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, इनके बारे में यहाँ पर सारी चीजें पूछी गई हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारे पास होता है 2 पाई आर। क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ज्यादा हमारी एक्सरसाइज 6.1 में कुछ भी नहीं पूछा गया है। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज हमें कैसा करना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी, फिर करते हैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना है हमको, और वहां से क्वेश्चन भी आता है हमारा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जरूर करना है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि 6.2 को एनएसएम क्लासेस से आप सभी लोग पढ़ के देखें, वहां पर रिव्यू दें, मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि कैसा मैंने वहां पर पढ़ा के रख रखा है तुमको, कैसे तुम्हारी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। यहां पर क्या होता है कि कोई फंक्शन दिया होता है, इफ गिवन फंक्शन, कोई भी एफ एक्स दिया होता है, हमें उसका सबसे पहले क्या करना होता है, केस फर्स्ट हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है। केस फर्स्ट क्या है कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब समझ रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन करना। अगर वो प्लस आ जाए तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और अगर वो नेगेटिव आ जाए, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। अब आई होप आप लोगों को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझाऊंगा भाई, मैं समझाऊंगा कैसे होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर हमने ले लिया 2x प्लस 3, हमें क्या करना है, फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। यहाँ पर 2 आ गया, प्लस में आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात खत्म हो गई, देख लो बिल्कुल सिंपल था। ऐसे हमें क्या करना है, एफ एक्स बराबर हमें माइनस 2x प्लस 3 दे रखा है, अब मैं इसका क्या करूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, इसका -2, 3 का 0 होता है, नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। खेल खत्म हमारे पास। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको सभी को समझ में आए होंगे। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम करते हैं आगे की चीजें। फिर केस सेकंड में देखो हमें क्या करना होता है, इसके बाद चलो आगे ही समझाते हैं तुम्हें। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हमें इंटरवल में पूछने लग जाए, किसमें पूछने लग जाए, इन इंटरवल, अगर इंटरवल की बात आ जाए तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना, ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। हमें एक फंक्शन दे रखा हुआ एफ एक्स, हमें क्या करना है, केस फर्स्ट में हमें एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालना है। दूसरे केस में हमें क्या करना है कि हमें एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। यहां से x की कुछ सम वैल्यू आएगी, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को उठाकर हमें कहां रखना है, उस वैल्यू को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, x की यहां सम मतलब कुछ SUME, मतलब x की वैल्यू को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं,
वहां से हमें मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम सभी लोग। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मानो 2x² प्लस 5x अपॉन प्लस 7। हमें उसने कह दिया इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स निकालना है, क्या आ जाएगा 4x प्लस 5, 7 का तो 0 होता है। सेकंड केस हमें क्या करना था, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, मतलब 4x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना है। यहाँ 4x बराबर -5, तो x बराबर -5/4, x की कुछ वैल्यू आ गई, बताया था। फिर इसे हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना है। नंबर लाइन ये बना दी, ये -इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, और जो वैल्यू आई है उसे बीच में रख दो। तो इंटरवल क्या बन जाएंगे, -इंफिनिटी से -5/4 और -5/4 से 5/4 से और इंफिनिटी। ये हमारे पास क्या हो गए, इसके इंटरवल हो गए। देखो बिल्कुल सिंपल था, टेंशन फ्री रहना बिल्कुल भी। अगर नहीं समझ में आता है तो एनएसएम क्लासेस पे जाकर विजिट जरूर करना। यहाँ तक हमारे पास सारी चीजें हमने तुम्हें बता दी हैं, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी। फिर हम करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले इसमें भी हमें क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा। केवल हमको क्या होगा, एक फंक्शन होगा, उसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। केस फर्स्ट क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। केस सेकंड क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। प्लस आता है तो वो क्या होगा, मिनिमा होगा। यहां उल्टा हो जाता है, प्लस आया तो मिनिमा, और नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, मैक्सिमा। अभी तुम्हें बताया था मैंने इस फंक्शन के बारे में कैसे करना है। बस वहां पर क्या था, एक बार डिफरेंशिएट करना था, यहाँ पर हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना था। इसके बाद हमें एक टॉपिक याद रखना है, एक टॉपिक याद करना है कि अगर अगर एफ डबल डैश एक्स से पॉजिटिव या नेगेटिव का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, या फिर फंक्शन एक्स में रह जाए, तो वहां मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता। तो हमें ये याद रखना है कि अगर फंक्शन में डबल डैश एक्स आ जाए और वहां पर हमारे फंक्शन में कहीं भी फंक्शन में एक्स रह जाए, कहीं भी एक्स रह जाए, तो हमें वहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं दिखाता है। हम क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहां तक हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब करते हैं अगला टॉपिक क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है हमारे पास। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में देखो, थोड़ी सी बातें और समझते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, हमारी पहली बुक की पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर क्या है हमारे पास, लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में क्या होता है हमारे पास, यहां भी सेम चीजें चलती हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स हमें मतलब कोई फंक्शन दे रखा होता है, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां डबल डिफरेंशिएशन पे नहीं पता लगता है कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आता है। यहां पर क्या आएगा, कोई भी चीज वेरिएबल में आएगी। अगर वेरिएबल में आती है तो हम कंडीशन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। यहां से एक्स की कुछ वैल्यू आती है, देखो वही वर्क चल रहा है जो हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में करके दिखाया था। ये कुछ वैल्यू आती है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम एफ डबल डैश एक्स में लगा कर देखते हैं। क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स में लगाते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं, उस वैल्यू को एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। अगर वहां एफ डबल डैश एक्स में पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा
होगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आए तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। देखो सेम प्रोसेस है, बस हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफ डबल डैश एक्स में उसकी एक्स की वैल्यू को पुट करना है, यहां से प्लस या माइनस आएगा तब पता लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा है। अब हम उस वैल्यू को दोबारा क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को हम अपने फंक्शन में लगाते हैं, फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया होता है उसमें लगाते हैं, वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता चलता है, मतलब वहां से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी की नोट्स है, एक तरीके से ये समझ लो। अगर तुम्हें कहीं भी याद नहीं रहता है तो तुम्हें ये प्रोसेस अपनानी है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एनएसएम क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लास्ट टॉपिक और रह गया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को छोड़ो, इस चैप्टर को ही खत्म कर दे, इस बुक को ही खत्म कर देंगे। फिर हम नई बुक को सेकंड चैप्टर का ऐसा ही एक फॉर्मूला शीटेड तो मैं पूरी बुक करा के उसकी भी फॉर्मूला शीट देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो लास्ट टॉपिक है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसमें क्या होता है, कैसे पहचानते हैं यहां पर कि हमारा ये एब्सोल्यूट है या यहां पर लोकल है या खाली सिंपल है, कैसे पहचानेंगे? पहचानना सबसे बड़ी बात है, अगर पहचान ही नहीं होगी तो हम निकालेंगे कैसे? तो इसमें हम सबसे पहली चीज क्या रखेंगे, इसमें हम याद रखेंगे, इसमें इंटरवल दिए होते हैं, मतलब इंटरवल दिए होते हैं। तो हमें अगर कहीं भी इंटरवल दिए हुए हैं तो हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट से क्वेश्चन उठाया गया है। जैसे लाइक एज 0,3 ऐसा कोई भी दे दे तो हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा का होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें कोई भी फंक्शन दिया दे रखा होता है, उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बराबर 0 रखते हैं। उसके बराबर क्या रखते हैं, एफ डैश एक्स के बराबर 0 रखते हैं। एक्स का कुछ वैल्यू आती है, एक्स की कुछ वैल्यू आती है और उस वैल्यू को, और कुछ वैल्यू जैसे मान लो हमारे पास 3 आ गई तो हमारे पास कितने इंटरवल, कितने वो हो जाएंगी वैल्यू, 2 तो हमारे पास ये रही और तीसरी वो आ जाएगी, तो x की 3 या 4 वैल्यू हो जाती हैं। तो सारी वैल्यू को हम, जितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू होती हैं उसे हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं, अपने फंक्शन में पुट करते हैं। वहां सबसे वहां सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू को मैक्सिमा और सबसे छोटी को मिनिमा बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं, मिनिमा कहते हैं। ये है हमारा पूरा निचोड़। यहां पर हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आती है उसे हम, जैसे मानो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 2 और ये 2 वैल्यू ये रही, इन चारों वैल्यू को उठा के अपने फंक्शन में रखेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगी और जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमा होगी, और जो बीच की होंगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या था, पहले चैप्टर का निचोड़ था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और बच्चों अगर कहीं भी कोई भी ऐसा भी डाउट आता है तो एनएसएम परिवार में आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर हमसे गलतियां हुई हैं और कहां हम समझा नहीं पाए हैं। जहां तक मेरा मानना है मैंने पूरी बुक को तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।